सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्जा के साथ। जनाब वाला, आज तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए और उनको जमानत मिल गई। तमाम ही केसेस में उनको जमानत मिल गई और यह कहा गया है, बाकायदा तौर पर अदालत की जानिब से यह बोला गया कि पीर तक किसी भी केस में, सिर्फ ये वाली बात नहीं हो रही, किसी भी केस के अंदर, जो आज वाला मामला था अलकादर केस वाला मामले की बात नहीं है, तमाम केसेस के अंदर कोई खुफिया केस भी मौजूद है तो आप उसकी गिरफ्तारी नहीं कर सकते हैं। पीर तक जमानत मिल चुकी है। यह राहदारी जमानत है, क्योंकि कहा गया कि जनाब आप लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो, दीगर अदालतों में पेश हो, जहां आपके केसेस चल रहे हैं वहां पर पेश हो। और यह भी कहा गया तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब की जानिब से कि लाहौर जाने तक की मुझे हिफाजती जमानत दे दी जाए। तो उन्होंने कहा कि जनाब आपको पीर तक की बाकायदा तौर पर जमानत दी जा रही है। और पीर का दिन बड़ा अहम दिन है। पीर का दिन इसलिए भी अहम दिन है क्योंकि जनाब 14 मई गुजर जाएगा, 15 मई की तारीख का आगाज हो जाएगा। 15 मई को यानी 14 मई का जो ऑर्डर था उस पर अमल नहीं हो सकेगा। अब तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। 14 मई को पंजाब में इलेक्शंस कराने का कहा गया था, लेकिन जनाब शुरू दिन से लेकर जब से वो ऑर्डर आया अभी तक कोई भी जमात इस चीज के हक में नहीं है, सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवाम के, कि इलेक्शंस करवाए जाएं। तमाम तर हरबे अपना लिए, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हो सका। और अब यह प्रैक्टिकली ह्यूमनली इंपॉसिबल है कि आप 14 मई को इलेक्शंस कराते हैं। तो 14 मई इतवार को गुजर जाएगी और उसके बाद पीर को 15 मई का आगाज होगा और अदालत लगेगी। अदालत में हो सकता है, क्योंकि कहा यह जा रहा है, प्रेडिक्शन की जाती है, क्या सराहियां की जाती है, कहा जा रहा है कि जनाब तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज होगा, क्योंकि पंजाब में इलेक्शन तो 14 मई को नहीं हो सकेंगे। लेकिन उसी दौरान अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात यह है, हुकूमत किसकी है यह पता नहीं चल रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पूछें, वो कहते हैं हुकूमत हमारी नहीं है, हम हुकूमत का हिस्सा है। आज पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जनाब हम हुकूमत नहीं है, हम हुकूमत का हिस्सा हैं। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत का हिस्सा हो वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनाब पीर को यह एहतजाज किया और बकौल उनके कि यह दोहरा म्यार है कि किस तरह से खान साहब को रिलीफ दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, और इस हवाले से वो एहतजाज करेंगे। उन्होंने तमाम पाकिस्तानियों को कहा है कि आप आइए और यहां पर आके एहतजाज रिकॉर्ड कराइए। अब यह दिलचस्प मरहला हो जाएगा। एक तरफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है क्योंकि 14 मई गुजर चुका होगा, पंजाब में इंतखाबात नहीं होंगे, 15 मई का आगाज हो चुका होगा, पंजाब में इंतखाबात नहीं हुए तो यकीनी तौर पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। तो क्या अदालतों को दबाव में लाने की एक और कोशिश हुकूमत की जानिब से की जा रही, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से की जा रही है और कहा जा रहा है कि जनाब एहतजाज किया जाएगा। और 15 मई की तारीख का ऐलान क्यों किया गया? यह एहतजाज कल भी किया जा सकता था, परसों भी किया जा सकता था। खैर 2 दिन अदालतें बंद होती हैं, लेकिन आप 15 मई के बाद भी कर सकते थे। और पहले ये डेट आ चुकी थी कि 15 मई को बाकायदा तौर पर इस केस की समाअत की जाएगी। अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिस पर बात करेंगे। क्या हो रहा है, खान साहब को दोबारा अदालत में पेश होते हैं, क्या खान साहब की गिरफ्तारी के इम्कानात अभी मौजूद हैं या नहीं है, दोबारा से उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा नहीं किया जाएगा। कल सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो फैसला करेगी आपको मेनुअन तस्लीम करना पड़ेगा। आज उन्होंने जमानत उनको दे दी, अगर जमानत नहीं दी जाती तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता। खान साहब ने इसको कहा था कि जनाब हाँ जो भी फैसला होगा मैं इसको कबूल करूंगा। हमारे साथ अबू ज़र सलमान नियाजी साहब मौजूद हैं, लॉयर हैं, और इसके साथ साथ फ़खरुर रहमान साहब मौजूद हैं, एनालिस्ट हैं। उनसे जरा गुफ्तगू का आगाज करते हैं और एक एक करके तमाम टॉपिक्स पर बात करेंगे। लेकिन फ़खर साहब, सबसे पहले मेरा सवाल ये, मैं बड़ी दिलचस्पी के साथ मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था और यकीन जानिए मुझे समझ नहीं आया, सहाफ़ी होने की हैसियत से, तालिब इल्म होने की हैसियत से मुझे समझ नहीं आया इस वक्त हुकूमत किसकी है। पीपल्स पार्टी से पूछो कहते हैं नहीं भाई हमारी हुकूमत तो नहीं है, पीडीएम से पूछो कहते हैं हमारी नहीं है, हम इस हुकूमत का हिस्सा हैं। लेकिन आज मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि जनाब वो पीर को सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करेंगे। क्या कहेंगे सर? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए सलमान, आपने देखा होगा बरसात में कुछ कीड़े मकोड़े जो है ना, मेंढक जो है ना, वो टर्टल करने के लिए बाहर आ जाते हैं। तो ये सूरत आपको इस तरह की लग रही है कि दिमागी तवाज़ुन हिल गया है। जो वहाँ से इनका पावर प्लग था पीडीएम का वो शायद उतर चुका है और अब उनको समझ नहीं आ रही है कि हम किस तरह से बिहेव करें, क्योंकि जिस दौरे मेयार की बातें ये कर रहे हैं तो मैं ज़रा इनको याद दिलाता चलूँ नाज़रीन को कि जब नवाज शरीफ को पाकिस्तान की अदालतों की जुरिसडिक्शन से 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर यहाँ से बाहर भेज दिया गया, तो इसकी कोई मिसाल दुनिया में नहीं मिलती।
कि कोई भी किसी भी मुल्क की अदालत जो है वो उसकी जुरिडिक्शन से एक सजा याफ्ता शख्स को बाहर भेज दिया जाए। फिर वो वजीर आज़म होते हुए अकामा होल्डर थे, और वो अकामा होल्डर के अंदर जो उनके पास जिस चीज़ का अकामा था उसमें वो चौकीदार। कितनी शर्म की बात है कि आप मुल्क के वजीर आज़म हों और आपके पास जो है ना वो एक चौकीदार का अकामा हो। आप मुझे पहले बताएं कि ये कौन से कानून में और कौन से कंडक्ट में लिखा हुआ है, और ये पाकिस्तान की और पाकिस्तान की आवाम की बेइज्जती नहीं है तो और क्या है। और फिर आपने देखा कि जब मरियम नवाज और दीगर जो इनकी पार्टी के लोग थे उनके बारे में आया कि नैब उनको गिरफ्तारी से 10 दिन पहले आगाह करेगी, नोटिस भेजेगी कि आपको गिरफ्तार करना है तो आपने कुछ करना है तो कर लें। तो ये जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पिछले साल फैसले आए। सर आप आगे बढ़े, मैं यहाँ पर एक चीज और मेंशन कर दूं, फिर आप यहीं से अपनी बात को कंटिन्यू भी कीजिएगा। वो जो आपने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब का जिक्र किया है, मुलजिम तो बाहर चला गया लेकिन सर उसकी जमानत भी किसी ने ली थी ना कि नहीं मैं लेकर आऊंगा 4 हफ्ते के अंदर। उन्हीं को बुला लें सर, उन्हीं से बुला के पूछ लें क्या है क्या नहीं है, क्यों नहीं आए, किस लिए नहीं आए, आपने जमानत दी थी। ये वो लोग हैं जिन्होंने 50 रुपए पे जमानत दी थी और 3 साल का अरसा जो है वो गुजर चुका है, और अभी तक तो वो 50 रुपए की जो जमानत थी उसके ऊपर किसी ने पूछा नहीं। और वही शख्स जो इस वक्त इस मुल्क का वज़ीर आज़म है, जो उनके छोटे भाई हैं शहबाज शरीफ, वो उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी, वो वज़ीर आज़म बन गए। 60% काबीना जो थी वो जमानत पे थी, और पिछले 12-13 महीने के अंदर मुल्क का जो बेड़ा गर्क हो गया माशी तौर पर, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सिर्फ इलेक्शन से भागने के लिए, क्योंकि ये अवाम में अपनी साथ खो बैठे हैं। मैंने पहले भी सभी साहब के प्रोग्राम में ये बात की थी कि क्योंकि ये अपनी साथ अवाम के सामने खो बैठे हैं, तो इसलिए ये चाहते हैं कि अवाम और इदारों के दरमियान लड़ाई हो जाए, और इसी तरह से हम उसका जो है ना कोलेक्टरल बेनिफिशियरी के तौर पर फ़ायदा उठाएं। तो ये जो मौलाना फजल रहमान ने आज ऐलान किया है, तो मुझे पहले बताएं। और अभी कुछ देर पहले IG इस्लामाबाद का बयान चल रहा था कि रेड जोन के अंदर किसी भी एहतजाज की इजाज़त नहीं है, दफ़ा 144 नाफिज है। और पिछले चंद दिनों से हम जो मनाजिर देख रहे हैं इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर, कि किस तरह से आंसू गैस शेल का और लाठी चार्ज किया जा रहा है, लोगों के सर फाड़े जा रहे हैं, लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। इस कानून में लिखा हुआ है कि पुलिस जो है इस किस्म का वहशियाना तशद्दुद कर सकती है। पुलिस का अगर कानून में लिखा हुआ भी हो तो मैं फखर साहब ये बताइएगा, यही कानून फिर मौलाना फजल रहमान साहब जिन लोगों को लेकर आएंगे उनके खिलाफ भी इस्तेमाल होगा, आपको लगता है? अच्छा फखर साहब मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। नियाजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। नियाजी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। नियाजी साहब ये बताइएगा, अभी ये खान साहब की अगर हम बेल की बात करें, ये पीर तक की बेल दी गई है गालिबन खान साहब को, और ये कहा गया कि जनाब आप जो मुताल्लिका अदालतें हैं उनमें जाके पेश हों। ये पीर को क्या वाकई में, क्योंकि अभी खबर ये भी चल रही थी कि हो सकता है खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है दोबारा, या कोशिशें होंगी। आज तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा कोई भी केस हो आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, तो ये लाहौर जाने तक की बेल मिली है या अदालतों में? क्योंकि मैं माहिर कानून को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये बेल केसेस में नहीं मिल रही है, ये प्रोटेक्शन बेल आप कह सकते हैं, हिफाजती जमानत आप कह सकते हैं, ऐसा ही है? जी, जो आपका अलकादिर यूनिवर्सिटी वाला केस है उसमें तो केस के अंदर बेल मिली है, जिसकी 2 हफ्ते बाद की हेयरिंग होगी, जो नया केस है। उसके अलावा जो FIRs हुई थी लाहौर के अंदर खान साहब पे भी उनकी गैर मौजूदगी में, और उसके अलावा जो FIRs अभी मंजर आम पे नहीं आई, जिन्होंने अभी रिकॉर्ड पे नहीं है या आपको नॉलेज नहीं है या हुकूमत ने छुपा के रखी हुई है, पंजाब हुकूमत हो गई उसमें, तो उनमें जो है वो खान साहब को बेल मिल गई है। और उनको कहा गया है कि क्योंकि प्रोटेक्टिव बेल जो होती है वो ली इसलिए जाती है कि आप जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है जहाँ पे केस चलना है वहाँ से अपनी प्री अरेस्ट बेल करा लें। तो ये टाइम इसमें इतना ही मिलता है, 3-4 दिन, 5 दिन या 7 दिन की मैक्सिमम होती है प्रोटेक्टिव बेल। तो अब अदालत में पेश होने तक का टाइम मिलता है जी। अब आपको अदालत में वो पेश होंगे, जब तक उनकी प्री अरेस्ट बेल उनकी नहीं सुनी जाएगी तब तक उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये जो केसेस हैं जो सामने आए हैं और ये सामने नहीं आए, तो फिर जब वो अदालत में पीर को पेश होंगे, लाहौर की जो मुतलका अदालत होगी वो एडिशनल सेशन जज की होगी, वहाँ पे पेश होंगे, वहाँ उनकी प्री अरेस्ट बेल हो जाएगी, क्योंकि वो एज अ मैटर ऑफ राइट ग्रांट होती है, आपको रिफ्यूज़ नहीं होती। तो फिर उसके बाद इस बेल का जो प्रोटेक्टिव बेल है इसका जो असर है वो ख़त्म हो जाएगा, और फिर जो प्री अरेस्ट बेल वहाँ की अदालत ने ग्रांट की होगी
उसका जो है ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अब मेरे सर एक और चीज भी है ना न्याजी साहब, ये मामला भी है। अभी खान साहब को जब 9 तारीख को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद से कुछ जलाओ घिराव के वाकयात भी हुए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा हैं वो उससे लाताल्लुकी का इजहार करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ पर्चे कट चुके हैं, इसमें दहशतगर्दी की दफात भी शामिल की गई हैं। खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उनको भी नामजद कर दिया गया है ऐसे केसेस में, जबकि खुद खान साहब ऑलरेडी पहले से गिरफ्तार थे, नैब की कस्टडी में थे और उनके खिलाफ पर्चे कट गए हैं दहशतगर्दी के। तो आपको लगता है उसमें गिरफ्तारी हो सकती है? नहीं, देखें, जब एक एफआईआर, अमूमन हमारी पुलिस की प्रैक्टिस ये है, जब एफआईआर कट जाती है फिर तो पुलिस की सवाबदीद होती है कि उसे अरेस्ट करना है कि नहीं करना। लेकिन अगर प्रोटेक्टिव बेल हाई कोर्ट ग्रांट कर दे तो फिर आप अरेस्ट नहीं कर सकते। और अब इसमें मुश्किल हो गया अरेस्ट करना, क्योंकि उनको मुतलका अदालत तक जाने के लिए हिफाजत है, उनके पास हिफाजती जमानत है, तो वहां से तो प्री अरेस्ट हो जाएगी। और जहां तक आपकी बात है, खान साहब जो थे वो कस्टडी में थे नैब के, उनका उसमें कोई रोल नहीं है। बिल्कुल, वो तो पता चल रहा है साफ कि बदनीति की बिना पे ये एफआईआर हुई है। लेकिन आपसे एक चीज देख लें, इसमें एक चीज आपको समझ आएगी। देखें, आपका हक होता है नॉमिनेट करना किसी को भी एफआईआर में, लेकिन यही हक खान साहब को नहीं दिया गया और ना अरशद शरीफ साहब की वालदा को दिया गया है। लेकिन जिस केस में कोई इन्वॉल्व ही नहीं है, अलबत्ता उसमें उसको नॉमिनेट कर दिया गया है। जैसे खान साहब आपके सामने साफ एग्जांपल है, ही वाज इन कस्टडी, उनको नॉमिनेट कर दिया गया है। यहाँ पे तो राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं जी, हमने एफआईआर में नॉमिनेट कर दी है, लेकिन जहां पे उनको नॉमिनेट करने देना चाहिए था वहां पे उन्होंने नॉमिनेट किसी ने नहीं करने दिया। और वो तो इक़दाम कत्ल वाला मामला था ना, एग्जैक्टली उसमें तो जाहिर सी बात है ये स्वाबदीद उन्हीं की होती है ना, जिनके साथ इक़दाम कत्ल हुआ होता है, कि वो जिसको नामजद करना चाहें, फिर प्रोसिक्यूशन चीजें होती हैं, उससे साबित हो जाता है कि अगर जिसको नामजद किया गया है वो उसमें वाकई में मुलव्विस है नहीं है, ये तो फिर तहकीकात में वाज़ेह हो जाता है। एक चीज समझ लें, एफआईआर जो होती है वो कोई एज सच आपका अरेस्ट वारंट नहीं होता। एफआईआर होती है कि आपको पता लगा है कि एक जुर्म हुआ है, उसकी इंफॉर्मेशन आप पुलिस स्टेशन में जाके दे देते हैं, वो कोई भी शख्स दे सकता है, तो फिर उसको उसी तरह एज इट इज जो है वो रिकॉर्ड कर दिया जाता है सरकारी कागज के अंदर। फिर उसके बाद पुलिस का काम है वो इन्वेस्टिगेट करे कि क्या ये बंदा इस चीज में इन्वॉल्व है कि नहीं है। अगर वो नहीं है इन्वॉल्व तो फिर वहां पे चलान में उसको बेगुनाह करार दिया जाता है। लेकिन पुलिस के पास ये लाजिम है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स कहती हैं, जैसे आसिफ सईद खोसा साहब की 2 जजमेंट्स है, कि पुलिस एटलीस्ट ये देख ले क्या इस शख्स का इस ऑफेंस से ताल्लुक है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है, और अरेस्ट लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए जब आपको लगे कि ये शख्स भाग जाएगा, इसको अब्सकॉन्ड कर जाएगा। इस वजह से अरेस्ट की जो पावर्स है उनको बड़ा स्ट्रक्चर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट। और गालिबन अरेस्ट की नौबत उस वक्त भी आती है ना कि अगर आप एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करते हैं, आप जो शहादत होती है उनके हवाले से कुछ छेड़छाड़ करते हैं, तब आप एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करें, आप अरेस्ट, आपको थाने में बार बार बुलाया जा रहा है, आप पेश नहीं हो रहे, आप इन्वेस्टिगेशन नहीं ज्वाइन कर रहे, या ये खतरा हो गया आप मुल्क से भाग जाएंगे, आप एब्सकॉन्ड कर जाएंगे, तो काफी इसमें कंडीशंस है। स्ट्रेट अवे अरेस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स जो कहती हैं उसको मना करती हैं, उस प्रैक्टिस को वो डिस्करेज करती हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो आपने देखा एक चले न्याजी साहब मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। फखर साहब आपसे राब्ता थोड़ा मुनक़ता हो गया था विवाद के, ये जो आपने बात की थी बिल्कुल दुरुस्त बात, कि जिस तरह से 9 तारीख को खान साहब को गिरफ्तार किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, जाहिर सी बात है जब वो पेश हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो गिरफ्तारी थी उसको गैर कानूनी करार दे दिया था। वहां पर जो लोग एहतजाज करने के लिए आए हुए थे, पुरअमन तरीके से एहतजाज किया जा रहा था, जब उनको पता चला कि गैर कानूनी करार दिया गया खान साहब की गिरफ्तारी को, तो उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया और वहां पर गमला भी तोड़ने की कोशिश नहीं की। लेकिन उन पर इस कदर शेलिंग हुई कि आसपास की जितनी इमारतें थी वहां पर जो लोग मौजूद थे उनके लिए भी सांस लेना मुश्किल हो गया था। सर ये आप देख रहे हैं 15 तारीख को जो लोग आएंगे मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, क्या उनके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई होगी? क्योंकि एहतजाज ये भी होगा, एहतजाज वो भी है, तो इसमें तफरीक तो नहीं होनी चाहिए ना? नहीं, देखें, इस सारी सूरत-ए-हाल के अंदर आपने देखा कि जब कल इमरान खान साहब जो थे वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, और कल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा रोल प्ले किया जिसके अंदर मुल्क के अंदर पिछले 3 दिन से एक ऐसी अफरा तफरी का और इंतशार का समा पैदा हो गया था कि इसको किसी तरह से कंट्रोल करने की ज़रूरत थी। और इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि मुझे तो इलेक्शन चाहिए, मैं इंतशार नहीं चाहता। इंतशार वो फिरा रहे हैं जो इलेक्शन से भाग रहे हैं। अब वफाकी हुकूमत 13 जमातों का जो टोला है उनका कंडक्ट बता रहा है कि मुल्क के अंदर इंतशार की बाकायदा से हर किस्म की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को वो ख़राब कर रहे हैं।
आप देखें पुरअमन एहतजाज हो, सबका हक है, आइन भी कहता है, कानून भी कहता है, लेकिन उसके ऊपर शेलिंग करके, प्रोवोक करके, लोगों को इश्तियाल दिलाकर अमन व अमान की सूरत हाल को डेलिबरेटली खराब करने की कोशिश की जा रही है। खवातीन के साथ जिस तरह से उनको घसीट कर लेके जा रहे हैं, ये किसी कानून में नहीं लिखा हुआ है। अदालत ने सजा देनी है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने। वो तो बड़े अफसोसनाक मनाज़िर थे। मैं बिल्कुल यहाँ पर ये बात जरूर मेंशन करूंगा, जिस तरीके से एक तो इखलाकियात ये कहती है अगर खातून एहतजाज कर रही हैं तो उनको पकड़ने के लिए पुलिस इंस्पेक्टर जो हो वो खातून ही होनी चाहिए, पुलिस एहलकार जो हो वो खातून ही होनी चाहिए। एक तो वो खातून नहीं, मर्द हजरात ने उनको पकड़ने की कोशिश की, फिर जिस तरह का सलूक किया गया, जो बदतमीजी, जो तूफान बदतमीजी मचाई गई, सर ये रखवाले ही है ना हमारे, तो ये इस तरह का सलूक, और वो भी उनके साथ जो कि एहतजाज करना, और एहतजाज करना हर इंसान का बुनियादी हक है। मैं यहाँ पे एक बात और की ऐड करूंगा। मेरे पास लाहौर से कुछ इंफॉर्मेशन आई जो आई विटनेसेस की हैं, और उन्होंने मुझे ये बात बताई है कि वहाँ पर गुल्लू भट्ट जो थे वो जानबूझकर उन्होंने जो तंसीबात थी, चाहे वो फौज की थी या वो दूसरी तंसीबात थी, उन्होंने भी इंतशार फैलाने में रोल प्ले किया गया और उनको बाकायदा से टास्क दिया गया था। जहाँ पर आपने देखा है कि अगर आप उसकी इंडिपेंडेंटली और ऑब्जेक्टिवली सूरत हाल पर एनालाइज करेंगे तो इस तरह के अनासर मौजूद थे। अब आ जाएं आप इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी के हवाले से। मौलाना फजल रहमान ने जो बात की है, और खबर ये आई कि जो पीडीएम के इजलास के फैसले थे उसको काबीना ने, वफाकी काबीना ने एंडोर्स किया है। तो मौलाना फजल रहमान जो थे वो इमरजेंसी के ऊपर कंसेंसस डेवलप नहीं हो सका। तो अब जो वो एहतजाज करने की बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पे सुप्रीम कोर्ट के सामने, जबकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंतहाई अहम मामला जो है मंडे को टेकअप करने जा रही है, क्योंकि वज़ीर आज़म ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हुक्म उजूली की, नाफरमानी की। सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले में कह चुकी है, जो मुल्क के वज़ीर ख़जाना हैं इसाक डार, उनकी तरफ से नाफरमानी हो चुकी है। और बिल्कुल धड़ल्ले के साथ जिस तरह वज़ीर आज़म ने आज वफाकी काबीना के इजलास में सुप्रीम कोर्ट का कल जो किरदार था उसकी मजम्मत की, इसके बाद तो ये हुकूमत किसी भी सूरत जो है अब कायम रहनी नहीं चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ इन्होंने तौहीन अदालत की है बल्कि सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। तो ये जानबूझ कर ऐसे हालात पैदा करना चाह रहे हैं ताकि इमरजेंसी के निफाज को जवाब बनाया जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो लास्ट ऑर्डर किया था उसमें आर्टिकल 189 और 190 का उन्होंने हवाला दिया था, और जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने अपना रोल एज्यूम किया है वो आर्टिकल 190 के तहत किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 190 कहता है कि ऑल एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटी शैल एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मौलाना साहब जो कुछ करना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो किसी को भी बुला के फौरी तौर पर ऑर्डर कर सकते हैं कि ये जो कुछ करने जा रही है इंतशार फैलाने जा रहे हैं, और ये सारा इसका मलबा जो है हुकूमत के ऊपर होगा। गो के आईजी इस्लामाबाद जो है ये बात कह चुके हैं कि दफ़ा 144 नाफिज है और रेड जोन में किसी को एहतजाज की इजाज़त नहीं है। अब देखना ये होगा कि क्या वफाकी हुकूमत रेड जोन के अंदर खुद इंतशार फैलाना चाहती है और खुद मनसूबाबंदी कर रही है उसकी, क्योंकि इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी का इस वक्त कोई जवाब नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो मुल्क की हालत इन्होंने कर दी है 12-13 महीने के अंदर, उसके बाद हर बंदा इनके लिए बददुआएं कर रहा है कि किस वक्त हो कि इनसे जान छूटे। और मुझे लग रहा है कि अगले चंद दिनों के अंदर अहम बड़े फैसले जो है वो सामने आएंगे, जिसके बाद आपको लग रहा है ग्राउंड्स बन चुके हैं अब ये इमरजेंसी के वाले से? अभी कुछ भी नहीं बना, इसीलिए तो कंसेंसस नहीं हो सका, क्योंकि ये इमरजेंसी डालने के लिए अब ये इमरजेंसी किधर नाफिज करेंगे? अगर कैपिटल इस्लामाबाद में ये लॉ एंड ऑर्डर को खराब करेंगे तो क्या यहाँ पर आर्टिकल 232 के तहत इमरजेंसी लगाएंगे, और किस पे लगाएंगे? इमरजेंसी का शिकार तो ये हो गया, और उनको ये इमरजेंसी लाक हो गया कि हम भागे कैसे, फरार कैसे हासिल करें, क्योंकि मारगला की हिल्स के अंदर तो बंदरों ने डेरे डाल दिए हैं। ये अगर उस तरफ जाएंगे तो वो इनको छोड़ेंगे, क्योंकि अच्छा चले मैं एक ब्रेक ले लेता हूं, आप मेरे साथ मौजूद रहिएगा। अभी 3 नवंबर 2 इमरजेंसी लगी गई। न्याजी साहब से जरा डिटेल में बात करेंगे, इमरजेंसी लगती है तो सूरत हाल क्या होगी, आइन मुअत्तल कर दिया जाएगा और क्या उसको चैलेंज किया जा सकता है। इस सारे मामले के अंदर सदर का कितना अहम रोल है कि अगर इमरजेंसी लगाई जाएगी तो क्या उसको रिवर्स किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जो ये बातचीत का सिलसिला है जारी रहेगा।
वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे मेहमान गिरामी हमारे साथ मौजूद हैं, न्याजी साहब, अबू ज़र सलमान न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फ़खरुर रहमान साहब भी मौजूद हैं। उनसे ज़रा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त ज़मान पार्क में सूरत हाल क्या है? खान साहब गालिबन लेट नाइट तक वहां पर पहुंच जाएंगे। जाबिर वक्कास हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, जरा डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। जाबिर बताइएगा, इस वक्त आप ज़मान पार्क के बाहर मौजूद है, क्या एक्टिविटीज आप देख रहे हैं वहां पर? ज़मान पार्क में समीर साहब, जिस तरह की पहली एक्टिविटी हम ये देखते हैं कि लोग यहाँ पे आते हैं, अपना भरपूर किस्म की पार्टिसिपेशन करते हैं, वो रंग दिखाते हैं जो कि तरीके इंसाफ का भरपूर रंग है। और यहाँ पर लोगों को इंतज़ार है कि उन्हें इस यहाँ पे जो है वो यहाँ पर सलमान, यहाँ पे वो लोग चाहते हैं कि जब यहाँ पर खान साहब पहुँचें तो वो भरपूर तरीके से उनका वेलकम करें। और कोशिश ये होगी सबकी कि खान साहब का उसी तरह इस्तकबाल किया जाए जिस तरह की वो मूवमेंट जो है वो चला रहे हैं। और इस वक्त यहाँ पे बेसब्री से इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि खान साहब जो है वो कब वहाँ से इस्लामाबाद से निकलेंगे, कब यहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो जो आला क़यादत है तहरीक इंसाफ की, ज़ाहिर है कि उसके हवाले से क्रैकडाउन जो है वो 3 दिन से जो चल रहा है उसमें ज़्यादातर सीनियर क़यादत को जो है वो पाबंद सलासल किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है वो कोई जो है वो अभी तक किसी लीडर की जानिब से यहाँ से लीड नहीं किया जा रहा। लेकिन तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो उनके खासा रहा है कि उनके कोई लीड करे या ना करे, वो अपनी मदद आपके तहत पहुँचते हैं, खुद से पहुँचते हैं। और इसी तरह यहाँ पे अभी भी तकरीबन 400 से 500 अफराद यहाँ पर मौजूद हैं। उसी तरह यहाँ पर जो ठेले लगे होते हैं उसी तरह वो ठेले लगे हुए हैं, यहाँ पे खाना पीना चल रहा है, अपनी शाम की एक्टिविटी चल रही है। बहुत सारे लोग जो दिन भर में अपना काम काज पर होते हैं वो यहाँ पर अपना काम काज ख़त्म करके इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। गो कि यहाँ पे कुछ फासले पे जो माल रोड का अंडरपास है वहाँ पर पुलिस की नफरी मौजूद है, वाटर कैनन मौजूद है, पुलिस के डाले 4 से 5 जो है वो वहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। रिजर्व फोर्स जो लगाई गई जाती है, एंटी राइट फोर्स, वो वहाँ पर मौजूद है। लेकिन इस हवाले से अभी तक यहाँ पे कोई इस तरह की सूरत देखने में नहीं आ रही कि कोई क्लैश हो या इस तरह का मामला पेश आए। सारा दिन भी यहाँ पे कुछ अमन ही रहा है और दोनों तरफ जो सड़कें हैं उनके ऊपर जो है वो ट्रैफिक रवा दवा रही है। अमूमी तौर पे हम ये समझते हैं कि माल रोड से जो ज़मान पार्क के सामने से सड़क गुजर रही है और धर्मपुरा तक जाती है वो बंद रही 2 दिन जो क्लैश रहा। लेकिन इस वक्त जो है वो सड़क बिल्कुल ओपन है। आज सुबह से यहाँ पे ट्रैफिक मामूल के मुताबिक जो है वो चल रही है। अच्छा जाबिर, बताइएगा वहां पर आप मौजूद हैं और यूजुअली तौर पर जैसे आपने खुद कहा कि ये खासा है, एक और खासा होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जब खान साहब जहां आते हैं ना वहां पे जरा जलसे का माहौल भी बन जाता है। ये बताइएगा, अभी तो लेट नाइट खान साहब शायद इस्लामाबाद से निकले, फिर ज़मान पार्क पहुंचते पहुंचते उनको शायद 3-4 साढ़े 3-4 बज जाए, तो कोई अनाउंसमेंट की गई है कि खान साहब यहां पर कब तक आएंगे, कितने बजे आएंगे, गुफ्तगू करेंगे नहीं करेंगे? देखिए, अनाउंसमेंट जो है वो पीटीआई के जो तरफ से जो मुख्तलिफ ग्रुप्स उनके हैं उनकी तरफ से यही बताया गया है खासतौर पे लोगों को कि खान साहब जो है वो बनी गाला की बजाय ज़मान पार्क पहुंचेंगे। उसकी वजह ये है कि पहले कुछ खबरें ये थी कि शायद खान साहब जो है वो बनी गाला ही रहें, लेकिन उसके बाद जब लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत मंजूर हो गई और पीर को पेश होने का हुक्म दिया गया तो शायद स्ट्रेटजी जो है वो बदली गई और यहाँ ज़मान पार्क आने का फैसला किया गया। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो इस हवाले से लोगों को क्लियर कर दिया गया कि खान साहब ने ज़मान पार्क ही आना है। लेकिन जाहिर है कि वहाँ से जब निकलेंगे तो उसके बाद क्लियर हो सकेगा कि वो कितने बजे यहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो एक्टिविटी है वो यकीनन अपने रूज पर होगी। ठीक है जनाब, जाबिर वक्कास सारी सूरत हाल साहब आकर रहे थे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा, क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले इमरजेंसी की बात हो रही थी, जरा अबू ज़र सलमान गफारी से न्याजी साहब से ज़रा पूछते हैं कि ये क्या मामला है इमरजेंसी का, क्योंकि इमरजेंसी क्या वाकई में चांसेस हैं और क्या ये इतनी ईजीली लगाई जा सकती है, इसको चैलेंज किया जा सकता है, इसमें सदर का किरदार किस हद तक हो सकता है? न्याजी साहब ये बताइएगा, इमरजेंसी इट्स अ पीस ऑफ अ केक, हुकूमत सोचेगी और लगा देगी और उसके बाद कुछ नहीं हो सकेगा? नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं है। देखिए, आइन का जो आर्टिकल 232 है, 233 है और 234 है, इसमें इमरजेंसी की जो कंडीशंस हैं वो बताई गई हैं और किस तरह की इमरजेंसी लगाई जा सकती है ये भी बताया गया है। एक तो देखिए सिचुएशन ऐसी है कि अगर आपके मुल्क में कोई एक्सटर्नल थ्रेट ऑफ वॉर हो, बाहर से जंग का खतरा हो या हो जाए जंग, या इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, अंदरूनी ऐसा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि बिल्कुल गुजारा नहीं हो पा रहा, तो फिर सदर पाकिस्तान जो है अगर उनको लगे कि ये कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं तो फिर वो इमरजेंसी इंपोज कर सकते हैं। और अगर उनको एडवाइस आती है फ्रॉम द कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर तो उसमें भी उनके पास 24 से 25 दिन का टाइम होता है कि वो उस एडवाइस को अपने पास रख सकते हैं। और इन केस अगर इमरजेंसी लग जाती है तो फिर भी आपके मुल्क की जो अदालत है
ऐसी इमरजेंसी को वहाँ पे चैलेंज किया जा सकता है और माजी में भी किया जा चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट भी या फिर हाई कोर्ट भी वो ज़रूर देखेगी क्या इमरजेंसी लगाने की कंडीशंस एग्जिस्ट करती थी कि नहीं करती थी, उसकी रिक्वायरमेंट्स जो थी वो फुलफिल हुई थी नहीं हुई थी। अगर नहीं हुई और इन्होंने बिल्कुल इमरजेंसी के लिए एडवाइस दे के इमरजेंसी लगवा ली तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसको सेटिसाइड भी कर सकता है कि ये गैर आईनी तरीके से। ठीक है। अच्छा नियाजी साहब, इसी से दो सवाल भी बुनियादी तौर पर निकलते हैं। एक तो ये कि आपने बात की कि इस तरह की अंदरूनी सूरत हाल हो, इतनी बिगड़ जाए, इतनी ज्यादा खराब हो जाए, तो वो तो बनाने की किसी तरीके से कोशिश की गई ना, किसकी जानिब से, मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन बज़ाहिर इस तरह का नजर आने लगा कि जनाब इमरजेंसी लग जाएगी या लग जानी चाहिए, और इसका इशारा भी हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से दिया जाने लगा। दूसरा कि क्या आइन उसमें फिर मुअत्तल कर दिया जाता है? 3 नवंबर 2007 को यही हुआ था। नहीं देखें, एक तो पहली बात आपका पहला सवाल था, जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो इमरान खान साहब के अरेस्ट होने के बाद एक बहुत खराब हो गई थी, आपको भी पता है, लेकिन फिर भी वो स्टेज मेरी नजर में नहीं आई थी जिसमें इमरजेंसी इंपोज की जा सके। और अब तो फिर भी हालात बहुत बेहतर है, नॉर्मलाइज हो चुके हैं, आपके सामने ही है। इस वक्त इतना इशू नहीं है। अगर अब इमरजेंसी लगाएंगे तो मेरे ख्याल से वो अदालत उसको सेकंड लगाएगी ऐसी चीज को सस्पेंड करने में या सेटिसाइड कराने में। और दूसरी बात, आपका दूसरा सवाल क्या था? मैंने आपसे पूछा उसमें क्या आइन को मुअत्तल किया जाता है? 3 नवंबर 2007 को यही हुआ था, इसी तरह का मामला हुआ था। आइन मुअत्तल नहीं होता, उसमें सिर्फ इतनी बात होती है कि जो सूबाई हुकूमत होती है उसका कंट्रोल जो होता है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास आ जाता है। गवर्नर्स जो होते हैं वो बहुत पावरफुल हो जाते हैं, लेकिन ना सुप्रीम कोर्ट खत्म होती है ना हाई कोर्ट खत्म होती है, और जो आपके बुनियादी हकूक हैं उनको भी आप इस तरह कर्टेल नहीं कर सकते। ये तो फिर वैसे भी नहीं, पीपल्स पार्टी को तो एतराजात हो जाएंगे, तहफ़्फ़ुज़ात हो जाएंगे अगर ये सूबाई हुकूमत का कंट्रोल लिफाक के पास जाता है, गवर्नर मजबूत हो जाता है, क्योंकि इसमें सूरत हाल पंजाब और केपी में अब निगरां हुकूमत है ना, पीटीआई की तो है ही नहीं कि कौन सी सूबे की हुकूमत में इमरजेंसी लगा रहे हैं। मतलब पंजाब में खाली भी लग सकती है और उसके अलावा केपीके में भी खाली लग सकती है, डिपेंड्स कि किस सूबे में लगाना चाह रहे हैं। लेकिन फिर मैं वही बात करूंगा, ठीक है, उसकी जो थ्रेशोल्ड है वो बहुत ऊपर है, उसकी कंडीशंस मीट करना इतना आसान नहीं है। और अगर फिर हो भी जाए तो फिर सदर पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उसके अंदर, उनको सेटिस्फाई करना जरूरी है कि ये कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं। और फिर अगर वो भी हाँ कर दें तो फिर उसके बाद कोर्ट ने भी उसको देखना है कि ये क्या आइन के मुताबिक लगाई गई है, कंडीशंस फुलफिल थी, कोर्ट भी सेटिस्फाई करनी है आपको। तो ये हवा में या वैक्यूम में पावर एक्सरसाइज नहीं होती, इस पे चेक्स हैं बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के। ठीक है, चलें मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। फखर साहब ये बताइएगा, आप बैद रखते हैं हुकूमत से इस तरह का इकदाम उठाने, क्योंकि अभी तक जो सूरत हाल हुई है वो अननेसेसरी थी, उसको अवॉइड किया जा सकता था। मुल्क के अंदर महंगाई बेकाबू है, अपने उरूज पर है, बेरोजगारी अपने उरूज पर है, लाकानूनियत अपने उरूज पर है, गुर्बत अपने उरूज पर है, लेकिन उसके बावजूद तमाम तर तवज्जो ही थी कि यार किसी तरीके से खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए। अब गिरफ्तार करने के बाद छोड़ने वाली जो सिचुएशन है वो ज्यादा सुख की है, अब तो एहतजाज वाला मामला आ गया। लेकिन अभी तक पिछले 14 महीने में जितने भी इकदाम उठाए गए उसमें सुबकी का सामना हुकूमत को करना पड़ा। क्या एक और इकदाम इस तरह का उठा सकती है या मुतहम्मिल हो सकती है इस तरह का इकदाम उठाने की? देखिए, जो हुकूमत का रवैया है, अगर आप उसका पैटर्न देखें कि जब इनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शन का ऑर्डर जारी करने लगती है, तो ये जजों के अंदर तकसीम कराने की कोशिश करते हैं, जुडिशरी के ऊपर हमले शुरू कर देते हैं, ऑडियो लीक, वीडियो लीक्स की धमकियाँ लगाना शुरू कर देते हैं। मरियम नवाज हो, मरियम औरंगजेब हो, और मरियम औरंगजेब तो अब इस हद तक के लिए वो तर्जुमान है हुकूमत की कि जजेस के घरों पर हमले हो सकते हैं, वो इस किस्म की धमकियां लगा रही हैं। ये वफाकी हुकूमत का तर्ज अमल है। और जिस तरह से इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? ये तो आपने एक ऐसी चीज बोल दी जो मैं टॉपिक छेड़ना चाह रहा था, लेकिन उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? अभी तक हुई कोई कार्रवाई? बज़ाहिर उन्होंने कहा कि अगर उनके घर पर हमले होंगे तो फिर उनके घर पे भी हमले हो सकते हैं अगर आपने उनको छोड़ा, और बाकायदा हो गया ये तो मामला सारा। देखें ना, अभी मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि ये आप जरा सीक्वेंस देखते हैं ना। आज वफाकी काबीना में चीफ जस्टिस ने जो कल कौमी इंटरेस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने किरदार अदा किया, उसको प्राइम मिनिस्टर ने जुडिशियल मिसकंडक्ट करार दे दिया कैबिनेट की मीटिंग में। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हुकूमत जो है शायद चीफ जस्टिस के खिलाफ कोई रेफरेंस तैयार करना चाह रही है। जब वो मिसकंडक्ट की बात करते हैं तो मिसकंडक्ट का मामला आर्टिकल 209 की डेफिनेशन में जाता है। इसका ये मतलब है
कि जिस तरह से इन्होंने 3-4 की रट लगाई थी, और अब क्योंकि ये ना तो पैसे दिए 21 अरब रुपए और ना ही ये सिक्योरिटी के हवाले से जो अपनी जस्टिफिकेशन दे रहे थे, आपने देखा नहीं सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 245 के तहत फौज की डिप्लॉयमेंट की बात की इलेक्शंस के लिए, तो उस वक्त कह दिया कि जी फौज तो कहीं और बिजी है सिक्योरिटी मामला में, और जब अपना मामला आया तो कोई तौर पर पंजाब में भी वो लगा दिया, नाफिज कर दिया, और फोर्स तो अब आ गई है तो फिर लगे हाथ इलेक्शंस भी करवा देना चाहिए फिर फखर साहब। अब आप बात कर रहे थे कि इमरजेंसी की कंडीशंस थी, जिस तरह से सलमान साहब ने भी बात की। देखिए 2003 की इमरजेंसी जो थी वो मुशर्रफ ने लगाई थी। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुशर्रफ क्या वर्दी में सदारती इलेक्शन लड़ सकते हैं नहीं लड़ सकते, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आना था, और किसी ने जनरल मुशर्रफ साहब को ये यकीन दिला दिया कि जनाब आपको सुप्रीम कोर्ट डिस्क्वालीफाई करने जा रही है, लिहाजा वो टोटली एक पीसीओ जजेस को लाकर बिठा दिया गया था। ये जो सूरत हाल है इसके अंदर तो जो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है पीटीआई, वो कल सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी करा चुकी है कि हम तो पुरअमन इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, इलेक्शंस चाहते हैं। सर आपका पॉइंट आ गया, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, सर इजाजत देना, फिर मैं इंशाल्लाह यहीं से आऊंगा। फिर ये जो 15 तारीख को जो समाअत शुरू होगी उसमें क्या क्या होगा, क्या तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है, आखिरी सेगमेंट हमारा उस पर बात करेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, कुछ इतलात ये सामने आ रही है कि G13 और G11 का इलाका है, यहां पर फायरिंग हो रही है। कुछ टीवी चैनल्स भी ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि जनाब फायरिंग हो रही है, तो हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं, सुबह से ही हमें आगाह कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वहां पर एडी ख्वाजा अलदिता ख्वाजा साहब वहां पर मौजूद हैं, उनसे जरा मजीद बात करते हैं। ख्वाजा साहब बताइएगा, G13 में आप मौजूद हैं, किस तरह की फायरिंग हो रही है, किस नौयत की फायरिंग हो रही है? आपके पीछे मैंने भी देखा सब चीजें नॉर्मल नजर आ रही है, कहां हो रही है फायरिंग ये? जी बिल्कुल सलमान, हम सुबह से ही G13 के एरिया मौजूद हैं। सुबह पुलिस लाइन में मौजूद थे। जब इमरान खान को पुलिस लाइन से हाई कोर्ट लेकर गए, पुलिस लाइन से लेकर हाई कोर्ट तक सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम थे, लेकिन अब जो G13 का एरिया और इधर से लेकर G10 के एरिया तक पुलिस इस जगह पर मौजूद है। G13 के एरिया में सुबह के टाइम पे पीटीआई के वर्कर और उनकी क़यादत अली नवाज अवान ये लोग इधर आए थे। जुम्मे के बाद वो लोग इधर से चले गए। अब जो पुलिस और जो लेफ्ट राइट की आबादियों के लोग थे, लड़के थे, वो इस G13 के चौक में आते रहे, जिनको मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने उन पर आंसू गैस की शेलिंग की। लेकिन अभी इस जगह पर मैं मौजूद हूँ, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, कैदी वैन भी इस जगह पर मौजूद है, पीछे पुलिस भी मौजूद है, उनसे हमारी बात हुई और हम खुद भी इस जगह पर मौजूद हैं। G13 से लेकर G11 के एरिया तक किसी किस्म की इस तरह की बड़ी फायरिंग की आवाज़ नहीं आई है। कुछ राय बता रहे हैं कि G10 के एरिया में जो कब्रिस्तान H11 का है और G10 के एरिया है, वहाँ पर कुछ फायर हुए हैं जिसकी इतलात मिल रही है। लेकिन इस एरिया की अगर बात करें, G11 चौक से लेकर G13 के एरिया तक बिल्कुल क्लियर एरिया, इस जगह पर पुलिस भी मौजूद है, उनसे हमारी बात हुई है, हम खुद भी इस जगह पर मौजूद हैं। किसी किस्म की इस तरह की फायरिंग की आवाज़ें नहीं आई हैं। मगरिब तक इन जो वर्कर थे इस एरिया में, G13 के एरिया में और इस श्रीनगर हाईवे के ऊपर, उनको मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से शेलिंग जरूर की गई, उनको मुंतशिर किया गया। लेकिन ख्वाहिशात और खबर में फर्क होता है, ख्वाहिशात हो सकती है लेकिन खबर मुख्तलिफ। एडी ख्वाजा बता रहे हैं जनाब, ये G11 से G13 का इलाका है, ये पूरा भी क्लियर है, कोई किसी किस्म की फायरिंग नहीं हुई है। मैंने आपको मनाजिर भी दिखाई, G13 में मौजूद थे, अकब में पुलिस एहलकार खड़े थे, रिलैक्स थे, गाड़ियां आ रही जा रही हैं, कुछ इस तरह का वाकया नहीं हुआ है, कोई ऐसी चीजें नहीं हुई हैं। तो ख्वाहिशात अपनी जगह पर है, खबर लेकिन अलग होती है। खबर को ख्वाहिशात का रंग नहीं दिया जा सकता और ना ही ख्वाहिशात को खबर का रंग दिया जा सकता है। हकीकत क्या थी मैंने आपको बताई। अच्छा, प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, मुझे वाइंड अप भी करना है, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं 15 तारीख को क्या हो रहा है। 14 तारीख को तो इलेक्शंस नहीं हो रहा है ना न्याजी साहब, 15 तारीख को प्रोसीडिंग का आगाज किस तरह से होगा? क्या फिर वाकई में कंटेम्प्ट की तरफ जाएंगे, कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू होंगी, और कौन कौन आ सकता है उसमें? देखिए, टोटल डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट का क्या उसमें मूड है। अगर आप मुझे ये कहें कंटेम्प्ट हुई है नहीं हुई, बिल्कुल कंटेम्प्ट तो हुई है, क्योंकि इलेक्शन नहीं कराया गया उस तारीख पे और ना फंड्स जारी किए गए। और इस पर जिम्मेदारी किस पे बनती है? देखें, पहली जिम्मेदारी तो सेक्रेटरीज पे बनती है, जो महकमों के सेक्रेटरी फाइनेंस हो गए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो गया। लेकिन जो अल्टीमेट जिम्मेदारी जो जाएगी, जिसका नजला अगर कहें किस पे गिरेगा, तो वो आपके इस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो कैबिनेट मेंबर्स हैं उन पे। और उसमें से भी अगर किसी को आपने चूज करना है तो मेरे ख्याल से उसमें मियां शहबाज शरीफ साहब जो हमारे वजीर आजम है, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि कोर्ट का, जो सुप्रीम कोर्ट का है, वो मूड क्या है, क्या वो फर्दर एक हफ्ते का टाइम देंगे या वो तौहीन अदालत करेंगे, ये कोर्ट पे डिपेंड करता है।
ये डिपेंड करता है जनाब कि किस तरह से वो इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। सर आप बताइएगा फ़खर साहब, आपको क्या लगता है पीर को क्या होने जा रहा है? क्या कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स बढ़ेंगी? वज़ीर आज़म को बुलाया जा सकता है कि भाई हमें अहकाम दिए थे 14 तारीख के, आपने इलेक्शंस नहीं कराए, क्यों नहीं कराए, क्या वजूहात थी? जी बिल्कुल, देखें सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत वज़ारत ख़जाना की जो रिपोर्ट आई थी और मनी बिल के हवाले से ये बात आई थी कि आपने मनी बिल पे अगर आप फेल हो जाती हैं, पास नहीं होता, तो ये हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद वज़ीर आज़म ने एक सो कॉल्ड एतमाद का वोट भी दिया था और 180 वोट उन्होंने बताए थे, उनको पड़े थे। लेकिन जिस तरह से 21 अरब वाला मामला था उसको एक करारदाद के जरिए से मुस्तरद फिर बाद में कराया गया। तो ये सारे मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट इस पर नतीजे पर पहुँच चुकी है कि उनकी हुक्म मंजूरी की गई है, कंटेम्प्ट हुआ है, और ना सिर्फ ये बल्कि सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके भी मामला जो है वो सामने आ सकते हैं। अगला हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जनाब, आपको पॉइंट आ गया सर, वाइंड अप करना है मुझे, टाइम की किलो मच। फ़खर साहब हमारे साथ मौजूद थे और अबू ज़र सलमान न्याजी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। आज का एक बड़ा हंगामा खेज दिन था। खान साहब इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं थोड़ी देर बाद, लेकिन कुछ अभी टाइम का पता नहीं कि कितने बजे निकलेंगे। लेकिन इस वक्त ज़मान पार के बाहर लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। अपने जो कायद है उसका इंतजार करें कि जैसे ही वो आएंगे उनका इस्तकबाल किया जाएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं नहीं तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।